हेलो एवरीवन, हम आज देखेंगे एरिक्सन्स थियरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। जो मनोसामाजिक डेवलपमेंट की थियरी दी थी एरिक्सन ने, उसको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एरिक हमबर्गर एरिक्सन 1902 to 1994 was a German-born American developmental psychologist and psychoanalyst known for his theory of psychological development of human beings। ये जर्मन बोर्न था, मतलब जन्म हुआ था जर्मनी में, और अमेरिकन था, ये अमेरिका में आ गया था। तो ये 1902 to 1994 इसका लाइफ स्पैन है एरिक्सन का। इसने क्या है, थियरी दी थी किसकी? साइकोसोशल डेवलपमेंट की। ठीक है, साइकोसोशल डेवलपमेंट। और ये एक साइकोलॉजिस्ट भी था और साइको एनालिस्ट भी था। साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट दोनों ये था। तो हिज थियरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक नेम्ड चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन 1950। एरिक एरिक्सन वाज एन ego psychologist who developed one of the most popular and influential theories of development। ये एक ईगो साइकोलॉजिस्ट था, अहम का जो साइकोलॉजिस्ट था, अहम का था ये। ठीक है, तो इसने एक बहुत ही फेमस थियरी दी थी। While his theory was influenced by psychoanalyst Sigmund Freud's work, जबकि इसकी थियरी जो थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी? सिगमंड फ्राइड से। तो सिगमंड फ्राइड के वर्क का प्रभाव था एरिक्सन की थियरी पे। एरिक्सन्स थियरी सेंटर्ड ऑन साइकोसोशल डेवलपमेंट रादर देन द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। बस दोनों में ये फर्क है कि ये साइकोसोशल है और जो सिगमंड फ्राइड था उसकी थियरी साइकोसेक्सुअल थी। एरिक्सन बेसिकली फॉर्मुलेटेड 8 मेजर स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। 8 मेजर स्टेप्स एरिक्सन ने बताए हैं डेवलपमेंट के। ईच स्टेज पॉजेस a unique developmental task and simultaneously confronts individuals with a crisis that they must resolve। क्या है कि हर स्टेज जो है वो डेवलपमेंटल जो टास्क हैं उनको पोज करती है, उनको पूरा करती है, और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल हैं उसका सामना करवाती है कुछ क्राइसिस से। और वो जो क्राइसिस हैं, वो जो प्रॉब्लम्स, दुविधाएं हैं, वो जरूर रिजॉल्व हो जानी चाहिए। As implied by Erikson, a crisis is not a threat or catastrophe but a turning point। अब जैसे एरिक्सन ने एम्प्लॉय किया है, एरिक्सन ने जो मतलब लागू किया है, ये जो थ्रेट, ये जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम है, वो एक कैटास्ट्रोफे नहीं है, बल्कि ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। ये एक थ्रेट नहीं होती, मतलब ये एक प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। एक क्रूशियल पीरियड ऑफ इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी एंड हाईलाइटेड पोटेंशियल। क्या होता है कि ये एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी और हाईलाइटेड पोटेंशियल्स का। मतलब बहुत पोटेंशियल आ जाती है इस पीरियड के दौरान, सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। मोर इंपॉर्टेंटली ही सेड, रिमेंबर दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन आर सोर्सेज ऑफ ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट। इससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने क्या कहा है कि रिमेंबर, ध्यान में रखिए ये चीज कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन ये किसके सोर्सेज हैं? ये हैं सोर्सेज ग्रोथ के, स्ट्रेंथ के और कमिटमेंट के। मतलब जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट है, जो दुविधा और जो टेंशन है, वो कोई नेगेटिव चीज नहीं है। वो सोर्स किसका सोर्स है? ग्रोथ का सोर्स है, स्ट्रेंथ का सोर्स है और कमिटमेंट का सोर्स है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये बात कही किसने है? ये बात एरिक्सन ने कही है कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन वो सोर्सेज हैं ग्रोथ, स्ट्रेंथ और कमिटमेंट के। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इंडिविजुअल्स डेवलप ए हेल्दी पर्सनैलिटी बाय मास्टरिंग लाइफ्स आउटर एंड इनर डेंजर्स। जब तक इंसान के ऊपर कोई मुसीबतें नहीं आएंगी, खतरे नहीं आएंगे,
तब तक वो हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकता। एरिक्सन का ये मानना था। तो वो क्या कहते थे कि हेल्दी पर्सनैलिटी जो है वो तभी डेवलप हो सकती है जब इंसान अपने जीवन के बाहरी और अंदरूनी जो खतरे हैं उनके ऊपर मास्टरी कर लेगा, उनके ऊपर जीत हासिल कर लेगा, तब जाके वो कुछ कर पाएगा। एक हेल्दी पर्सनैलिटी मतलब डेवलप होगी। आगे क्या कहता है, डेवलपमेंट फॉलोज द एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। डेवलपमेंट जो है वो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ए टर्म ही बोरोड फ्रॉम बायोलॉजी। ये जो टर्म था इसने बायोलॉजी से लिया है। ये एनीथिंग नहीं है, ये एनीथिंग। एनीथिंग दैट ग्रोज हैज ए ग्राउंड प्लान। कोई भी चीज जो उगती है उसका एक ग्राउंड प्लान होता है। एंड आउट ऑफ दिस ग्राउंड प्लान द पार्ट्स अराइज, ईच हैविंग इट्स टाइम ऑफ स्पेशल असेंडेंसी। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक पौधा होगा, ठीक है, तो पौधे में से स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं तो 2 पत्तियां हमें दिखाई देती हैं, क्लियर। फिर उसके बाद ये 2 पत्तियां ऐसे टेढ़ी मुड़ जाएंगी और तना थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा और 2 पत्तियां और आ जाएंगी। तो ये जो 4 पत्तियां एक साथ नहीं आएंगी। मतलब ये क्या है कि भाई एक ग्राउंड प्लान होता है उसका, और उसी के अकॉर्डिंग, उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है हर बढ़ने वाली जो चीज है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी जीवित चीज जो बढ़ती है उसका एक प्लान होता है, और हर उस प्लान के अकॉर्डिंग ही अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो विकसित होते हैं। और ये पार्ट्स जो हैं क्या करते हैं कि इनकी एक पर्टिकुलर असेंडेंसी होती है कि पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लाइक दैट। तो until all parts have arisen to form a functioning whole। और जब तक के सारे पार्ट्स जो है एक पूर्ण फंक्शन करने वाली चीज के रूप में नहीं निकलकर सामने आ जाते, तब तक ये ग्राउंड प्लान फॉलो होता रहता है। Hence, according to Erikson, each part of the personality has a particular time and lifespan when it must develop, if it is going to develop at all। मतलब अगर पूर्ण रूप से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए क्या है कि हर एक जो पार्ट है पर्सनालिटी का, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है लाइफ में, जीवन में उसका एक पर्टिकुलर टाइम है पर्सनालिटी के पार्ट के डेवलप होने का, और उस समय पर ये जरूर डेवलप हो जाना चाहिए अगर पर्सनालिटी को पूर्ण रूप से डेवलप होना है तो। यानी किसी भी इंसान का व्यक्तित्व अगर पूर्ण रूप से विकसित होना है तो जो उसके हिस्से हैं व्यक्तित्व के, वो जीवन में एक विशिष्ट समय पर जरूर उनके अंदर जो है डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। इफ ए कैपेसिटी डज नॉट डेवलप ऑन शेड्यूल, अगर एक सही शेड्यूल्ड टाइम पे कोई कैपेसिटी, कोई मतलब इंसान की जो एबिलिटी है, कोई कैपेसिटी है, वो डेवलप नहीं होती है, तो क्या होगा, द रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अनफेवरेबली अल्टर्ड। तो इंसान का जो बाकी का व्यक्तित्व है जिसकी डेवलपमेंट होनी है वो अनफेवरेबल तरीके से प्रभावित हो जाएगा। यानी ऐसा कोई चाहता नहीं है कि भाई मान लीजिए कोई भी एक पर्सनालिटी इंसान की डेवलप हो रही है और उस डेवलपमेंट के अंदर एक चीज जो है वो डेवलप नहीं हो पाई, चाहे लगा लीजिए रीडिंग ही लगा लीजिए, आप रीडिंग लगा लीजिए, मोरलिटी लगा लीजिए, ठीक है, मोरलिटी लगा लीजिए, या आइडेंटिफिकेशन लगा लीजिए चीजों की, कोई भी एक पार्ट लगा लीजिए, अगर वो पार्ट इंसान की पर्सनालिटी का एक पर्टिकुलर टाइम पे डेवलप नहीं हुआ तो बाकी का जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का वो बदल जाएगा, अनचाहे तरीके से बदल जाएगा, उसमें जो डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं होगी। द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद रियलिटी इज देन हिंडर्ड। और उस समय पर जो किसी व्यक्ति की अपनी जो कैपेसिटी थी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वास्तविकता के साथ डील करने की, उसके अंदर बाधा आ जाएगी। यानी वो अब उस तरीके से किसी भी रियल सिचुएशन को इफेक्टिव तरीके से उसका सामना नहीं कर पाएगा। हाउएवर, एरिक्सन डिड इंसिस्ट that there must be a healthy balance between both sides of each crisis
दैट इंडिविजुअल एनकाउंटर्स, हर बात के दो पहलू होते हैं। तो ये कहता है कि दोनों ही पहलू जो हैं वो दोनों के अंदर एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। जब तक ये हेल्दी बैलेंस नहीं होगा दोनों पहलुओं के बीच, तब तक हेल्दी डेवलपमेंट जो है पर्सनालिटी का वो नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए देखिए, ए हेल्दी मास्टरी ऑफ द फर्स्ट स्टेज culminates in a preponderance of trust, but also produces a healthy dose of mistrust। क्या है कि जो हेल्दी मास्टरी है फर्स्ट स्टेज के ऊपर, वो किस चीज को बढ़ाती है? वो बढ़ाती है ट्रस्ट को, ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ वो मिसट्रस्ट भी डेवलप करती है। इंडिविजुअल कैन नॉट ट्रस्ट एवरी पर्सन ही मीट एंड अवॉइड मिसहैप। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो हर जिस भी इंसान से मिलता है उसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, और इस तरह से वो क्या करता है? मिसहैप को अवॉइड करता है, यानी मिसहैपनिंग को अवॉइड करता है। अब देखिए, ट्रस्ट डेवलप हुई तो साथ साथ मिसट्रस्ट भी डेवलप हुई। अगर मिसट्रस्ट डेवलप ना होती तो इंसान हरेक के ऊपर भरोसा करने लग जाएगा और उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घट जाएगी। तो दोनों चीजें डेवलप होनी जरूरी हैं। ही मस्ट डेवलप ए बिट ऑफ मिसट्रस्ट टू गेट अलोंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के साथ चलने के लिए उसे थोड़ा बहुत जो है मिसट्रस्ट भी डेवलप करना होगा। बट इन द एंड individual should interact with the world from a position rooted in trust and not mistrust। क्या करना चाहिए? लेकिन अंत में किसी भी इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा? उसे दुनिया के साथ इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा ट्रस्ट के ऊपर ही, यानी उसके अंदर ट्रस्ट होगी, वो ट्रस्ट अपनी दिखाएगा और उसी ट्रस्ट की जड़ों के भरोसे पर वो दुनिया के साथ आगे इंटरेक्ट कर पाएगा। मिसट्रस्ट अगर होगी तो वो दुनिया के साथ आगे इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो मिसट्रस्ट और ट्रस्ट होना जरूरी है, लेकिन एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए टू फर्दर हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी आगे की अपनी जो हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, अगर वो ट्रस्ट नहीं रखेगा तो ये जो हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है ये उसकी नहीं हो पाएगी। अब देखिए, साइको सोशल स्टेज 1, इन्होंने जो स्टेजेस बताई हैं वो हम देख लेते हैं। पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये बर्थ से 1 से 1.5 साल के दौरान जो है ये चीज होती है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जब वो 1-1.5 साल का होता है उस समय तक जो है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो चलता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थियरी ऑफ psychosocial development occurs between birth and around 1 year of age and is the most fundamental stage in life। ये बहुत ही आधारभूत स्टेज है और ये जन्म से लेकर 1 साल तक जो है, या 1.5 ईयर भी आप कह सकते हो, 1 से 1.5 साल तक ये स्टेज चलती है। बिकॉज एन इन्फेंट इज अटरली डिपेंडेंट, मतलब पूर्णतः वो दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन द dependability and quality of the child's caregivers। ये जो ट्रस्ट है वो किन 2 चीजों से डेवलप होती है? एक तो वो डिपेंडेबल है, मतलब बच्चा उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ केयर गिवर्स, जो बच्चे का ध्यान रखने वाले हैं उनकी क्या क्वालिटी है। एट दिस पॉइंट in development, the child is utterly depending upon adult caregiver for everything। जो adult caregiver है हर चीज के लिए बच्चा उसके ऊपर निर्भर करता है। फूड, लव, वार्मथ, सेफ्टी, नर्चरिंग, एवरीथिंग। यानी हर चीज के लिए कोई भी चीज बच्चे को चाहिए तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? केयर गिवर के ऊपर। इफ अ केयर गिवर फेल्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर एंड लव, अगर सही जो पर्याप्त देखभाल और प्यार है अगर वो देने में वो केयर गिवर फेल हो जाता है, असक्षम रहता है, द चाइल्ड विल कम टू फील दैट ही और शी कैन नॉट ट्रस्ट और डिपेंड अपॉन द अडल्ट्स इन हिज और हर लाइफ। तो यहां पर एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी बच्चे के अंदर कि भाई वो बड़ों के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं रह सकता। इफ ए चाइल्ड सक्सेसफुली डेवलप्स ट्रस्ट
अगर बहुत सक्सेसफुली तरीके से ट्रस्ट उसकी डेवलप हो जाती है, ही और शी विल फील सेफ एंड सिक्योर इन द वर्ल्ड। अगर सही केयर उसको मिले और बच्चा जो है वो ट्रस्ट डेवलप कर लेता है, तो बच्चा फिर इस दुनिया के अंदर सेफ और सिक्योर महसूस करेगा। केयर गिवर्स हु आर इनकंसिस्टेंट, इमोशनली अनअवेलेबल और रिजेक्टिंग contribute to feelings of mistrust in the children they care for। अगर केयर गिवर क्या क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इमोशनली अनअवेलेबल है, या रिजेक्टिंग है, वो चीजों को रिजेक्ट कर देता है, बच्चा कुछ चाहता है उस चीज को रिजेक्ट कर देता है, तो क्या होगा, ये चीज किसमें कंट्रीब्यूट करती है, ये किसमें योगदान करती है, बच्चे की मिसट्रस्ट की भावना को बढ़ाने में ये चीज कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है। फेलियर टू डेवलप ट्रस्ट विल रिजल्ट इन फियर एंड ए बिलीफ दैट द वर्ल्ड इज इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल। अगर ट्रस्ट डेवलप होने में फेल हो गई, यानी बच्चा ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाया, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक फियर के रूप में रिजल्ट निकलेगा और एक बिलीफ बन जाएगा, एक मत बन जाएगा बच्चे का कि ये दुनिया जो है वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है और अनप्रेडिक्टेबल है, यानी यहां पर कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, किसी चीज का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ऑफ कोर्स नो चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप ए सेंस ऑफ 100% ट्रस्ट और 100% मिसट्रस्ट। ये तो पक्का है कि कोई भी बच्चा ना ही तो 100% मिसट्रस्ट और ना ही 100% ट्रस्ट डेवलप करता है। एरिक्सन बिलीव्ड दैट सक्सेसफुल डेवलपमेंट वाज ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन द टू ओपोजिंग साइड्स। एरिक्सन का क्या मानना था कि सक्सेसफुल डेवलपमेंट वही है जिसके अंदर दोनों, जैसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, ठीक है, इन दोनों का एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए, तब जाके एक हेल्दी डेवलपमेंट एरिक्सन के अकॉर्डिंग होती है। व्हेन दिस हैपन्स, जब ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दोनों के बीच में हेल्दी जो बैलेंस है वो बन के डेवलपमेंट होती है, तो क्या होता है, बच्चा जो है वो उम्मीद को प्राप्त कर लेता है, यानी बच्चे के अंदर एक उम्मीद जो है वो जन्म ले लेती है। साइकोसोशल स्टेज नंबर 2, एटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। एटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। एटोनॉमी होती है मतलब स्वशासन, खुद के ऊपर कंट्रोल करना, दूसरों के अधीन ना रहना, ठीक है। इसमें क्या होता है, द सेकेंड स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थियरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड इज फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन डेवलपिंग ए ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। ये जो एरिक्सन की थ्योरी है, ये सेकंड स्टेज है, 1-1.5 साल से लेकर 3 साल तक रहती है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड, मतलब इसको, इस स्टेज को आप कह सकते हो अर्ली चाइल्डहुड। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में होती है और ये किस चीज पे फोकस करती है कि वो पर्सनल कंट्रोल को डेवलप कर सके बच्चा। एट दिस पॉइंट इन डेवलपमेंट, इस स्टेज पर आकर, डेवलपमेंट की इस स्टेज पर आकर, चिल्ड्रन आर जस्ट स्टार्टिंग टू गेन ए लिटिल बिट ऑफ इंडिपेंडेंस। थोड़ी सी उनको इंडिपेंडेंस जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है। दे आर स्टार्टिंग टू परफॉर्म बेसिक एक्शंस ऑन देयर ओन एंड मेकिंग सिंपल डिसीजंस अबाउट व्हाट दे प्रेफर। वो जो है बहुत बेसिक जो एक्शंस हैं वो अपने खुद ब खुद करने लगते हैं और जो बहुत ही सिंपल डिसीजन है कि उन्हें क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, लाइक दैट, क्या चीज चाहिए, उस चीज को वो यहां पर प्रेफर करने लग जाते हैं। इस तरह के डिसीजंस वो लेने लगते हैं यहाँ पे। बाय अलाउइंग किड्स टू मेक चॉइसेस एंड गेन कंट्रोल, बच्चों को चॉइसेस अलाउ कर दी जाए कि भाई आप चॉइस अपनी पसंद जो है कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल आप प्राप्त कर सकते हैं। पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स कैन हेल्प चिल्ड्रन डेवलप ए सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। अगर मतलब बच्चे को सेल्फ कंट्रोल और चॉइस मेकिंग की आजादी दे दी जाए, तो पेरेंट्स और केयर गिवर्स वो बच्चे की किस में मदद कर रहे हैं,
वो मदद कर रहे हैं कि बच्चा एक ऑटोनॉमी की जो सेंस है उसको यहां पर डेवलप कर ले. लाइक फ्राइड, एरिक्सन बिलीव्ड दैट टॉयलेट ट्रेनिंग वाज ए वाइटल पार्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस. फ्राइड की तरह, फ्राइड ने भी सेकंड स्टेज में यही माना था, तो एरिक्सन भी यही बिलीव करता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो इस प्रोसेस का वाइटल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है. हाउएवर एरिक्सन्स रीजनिंग वाज क्वाइट डिफरेंट देन दैट ऑफ फ्राइड्स. हालांकि जो फ्राइड का तर्क है उससे एरिक्सन का जो तर्क है वो बिल्कुल अलग है. एरिक्सन बिलीव्ड दैट लर्निंग टू कंट्रोल वंस बॉडीली फंक्शंस लीड्स टू ए फीलिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. एरिक्सन क्या मानता है कि जो कंट्रोल है, बच्चा अपने ऊपर जो कंट्रोल करता है, उस कंट्रोल की वजह से उसके अंदर क्या चीज आ जाती है, उसमें आ जाता है फीलिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. फीलिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो उसमें आ जाती है. और फ्राइड ने क्या माना था कि सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस तो देखिए दोनों में है, लेकिन फ्राइड के अकॉर्डिंग अकम्प्लिशमेंट जो है वो आती है. सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड इंडिपेंडेंस, ये दो आती हैं फ्राइड के अकॉर्डिंग. और एरिक्सन के अकॉर्डिंग फीलिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, फीलिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि फ्राइड के अकॉर्डिंग सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड इंडिपेंडेंस. तो इन दोनों में जो है थोड़ा सा अंतर है. अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंक्लूड गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर फूड चॉइसेस. जो दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो किस चीज को इंक्लूड करते हैं, प्राप्त करना. किस चीज को प्राप्त करना, कंट्रोल ओवर फूड चॉइसेस, टॉय प्रेफरेंसेस एंड क्लोथिंग सिलेक्शन. मतलब ये जो चीजें हैं ये फ्राइड जो है वो इनको ऐड नहीं करता है, एरिक्सन ऐड करता है. वो क्या कहता है कि इन दो चीजों के सिवाय, फीलिंग ऑफ कंट्रोल और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस के सिवाय, वहां पर दूसरे और इवेंट्स क्या होते हैं, वो है टॉयलेट ट्रेनिंग के अलावा जो है फूड चॉइसेस, टॉय प्रेफरेंस एंड क्लोथिंग सेक्शन. तो ये चार चीजें इसमें होती हैं. फोर्थ क्या हुई, एक ये और एक जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो. चिल्ड्रन who successfully complete this stage feel secure and confident, while those who do not are left with a sense of inadequacy and self-doubt. जो बच्चे इस स्टेज को अच्छी तरह से पार कर लेते हैं उनके अंदर क्या आ जाता है, उनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है एडिक्वेसी की और कॉन्फिडेंस की. लेकिन अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता जिसे बोलते हैं, और सेल्फ डाउट, खुद पर संदेह, इन चीजों की जो है वो बढ़त बच्चे के अंदर होने लगती है. एरिक्सन बिलीव्ड दैट अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन एटोनॉमी एंड शेम, स्वायत्तता यानी खुद का खुद पर कंट्रोल, और शेम, इन दोनों के बीच में अगर एक सही बैलेंस बन के चलेगा, एंड डाउट वुड लीड टू विल, और अगर डाउट, संदेह, इच्छा की तरफ लेकर जाएगा, विच इज द बिलीफ दैट चिल्ड्रन कैन एक्ट विद इंटेंशन, जो कि उसका क्या मानना था कि बच्चे ये काम जानबूझकर इंटेंशन के साथ कर सकते हैं, विद इन रीजन एंड लिमिट्स. किन किन चीजों के अंदर, विद इन रीजन एंड लिमिट, मतलब रीजन जो तार्किक रूप से और लिमिटेड तरीके से ये इन कामों को बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं. मेन बात यहाँ क्या कहने की है, यहाँ पर मेन वो यही कहना चाहता है कि अगर टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी तरह से सही ढंग से कंप्लीट नहीं होती है तो सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी और सेल्फ डाउट आ जाएगी बच्चे के अंदर. लेकिन अगर सही बैलेंस बन के चलता है तो क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो है एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो इन कामों को तार्किक ढंग से और लिमिटेड तरीके से कर पाएगा. साइकोलॉजिकल स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. इनिशिएटिव मतलब पहल करना और गिल्ट अपराध बोध.
यानी बच्चा किसी चीज को करने की कोशिश करे और वो अगर फेल हो जाए तो अपराध बोध भी उसे होगा उस चीज का। तो उन दोनों का जो बैलेंस है उसकी यहां पर बात की है एरिक्सन ने। ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स, मतलब जो प्राइमरी से या प्राइमरी से पहले का जो टाइम होता है, जैसे प्री प्राइमरी जिसे बोलते हैं, प्री स्कूल ईयर्स, चिल्ड्रन बिगिन टू असर्ट देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शंस। बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी पावर को दिखाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। असर्ट होता है दावा करना एक तरह से, यानी अपनी पावर का दावा करना वो स्टार्ट कर देते हैं। और कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया पर कंट्रोल जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। किस चीज से? डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शंस, खेल और दूसरे जो सोशल इंटरेक्शंस हैं उनके माध्यम से। चिल्ड्रन हु आर सक्सेसफुल एट दिस स्टेज फील कैपेबल एंड एबल टू लीड अदर्स। इस स्टेज में जिन बच्चों का विकास सही तरीके से हो जाए वो किस चीज में सक्षम होते हैं? वो अपने आप को कैपेबल मानते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं, और उनमें योग्यता आ जाती है कि वो दूसरों को लीड कर सकते हैं, यानी लीडर टाइप बनने की उनके अंदर योग्यता आ जाती है। दोज हु फेल टू एक्वायर दीज स्किल्स आर लेफ्ट विद अ सेंस ऑफ गिल्ट। और जो इस काम को नहीं कर पाते वो एक गिल्ट की भावना, मतलब अपराध बोध उनमें आ जाता है। सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव, खुद के ऊपर उनको संदेह रहता है और वो किसी भी चीज की पहल नहीं कर पाते। When an ideal balance of individual initiative and willingness to work with others is achieved, जब एक सही बैलेंस प्राप्त कर लिया जाए किसका? इंडिविजुअल इनिशिएटिव का, यानी इंसान खुद पहल करे और उसके अंदर विलिंगनेस हो दूसरों के साथ काम करने की। ठीक है, जब ये ये जो पोजीशन है, ये जो डेवलपमेंट की स्टेज है, जब ये सही तरीके से अचीव कर ली जाती है, द ईगो क्वालिटी नोन एज पर्पस इमर्जेस। तो क्या चीज निकल के आती है? ईगो क्वालिटी, अहम का गुण, जिसको पर्पस कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, वो निकलकर सामने आता है। साइको सोशल स्टेज नंबर 4, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री का यहां अर्थ क्या है? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। ठीक है, या आप इसे परिश्रम भी कह सकते हो, परिश्रम। तो परिश्रम और इनफीरियोरिटी, इनफीरियोरिटी मतलब इनफीरियर मानना, अपने आप को नीचा समझना। तो उसमें क्या होता है? दिस स्टेज कवर्स द अर्ली स्कूल ईयर्स, 6 से 12 साल की इसकी अवधि होती है। तो अर्ली स्कूल ईयर्स जो हैं वो इसमें आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 से 12 तक के। क्लियर? दो थ्रू सोशल इंटरेक्शंस children begin to develop a sense of pride in their accomplishments and abilities. अपनी जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, जो सामाजिक उनका व्यवहार है, जो आपस में मतलब समाज के साथ जिस तरह से वो रहते हैं, उस चीज के माध्यम से बच्चे क्या डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं? एक सेंस ऑफ प्राइड अपनी अकम्प्लिशमेंट और एबिलिटीज में, यानी जो उन्होंने प्राप्त किया है और जो उनकी योग्यताएं हैं उनके अंदर अब उनको गर्व होने लगता है बच्चों को इस अवस्था में। चिल्ड्रन हु आर एनकरेज्ड एंड कमेंडेड बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स डेवलप ए फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस एंड बिलीफ इन देयर स्किल्स। जिन बच्चों को टीचर्स के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा अच्छे से एनकरेज किया जाता है और कमेंडेड मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना, यानी जिनकी प्रशंसा टीचर और पेरेंट्स करते हैं तो वो एक फीलिंग डेवलप कर लेते हैं किसकी? कॉम्पिटेंस की और बिलीफ की। कॉम्पिटेंस और बिलीफ की एक फीलिंग जो है उनके अंदर डेवलप हो जाती है। कॉम्पिटेंस मतलब आप कह सकते हो क्षमता, क्षमता मतलब कितनी कैपेबिलिटी है उनकी। एंड बिलीफ इन देयर स्किल्स, और अपने स्किल्स के अंदर उनको भरोसा होने लगता है। मतलब
उनके मन में ये आ जाता है कि भाई हाँ, हम सक्षम हैं इस काम को करने में, और वो जो उनके स्किल्स हैं, जो गुण हैं, उनके अंदर वो खुद ब खुद भरोसा करने लग जाते हैं। Those who receive little or no encouragement from parents, teachers or peers, अगर कुछ बच्चे जिनको पेरेंट्स से, टीचर्स से और जो सहयोगी हैं उनसे अगर कोई भी एनकरेजमेंट ना मिले या बहुत ही कम, ना के बराबर एनकरेजमेंट मिले, तो वो क्या होगा, विल डाउट देयर एबिलिटीज टू बी सक्सेसफुल। तो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि वो अपने आप के ऊपर, अपनी योग्यताओं के ऊपर संदेह करने लगेंगे कि हम कामयाब होंगे भी या नहीं। नेक्स्ट है इसी में, successfully finding a balance at this stage of psychosocial development leads to the strength known as competence or belief our own abilities to handle the tasks set before individual। तो क्या होता है, अगर एक बैलेंस तरीके से सही बैलेंस बन जाए इस स्टेज की डेवलपमेंट में, मतलब सही सही डेवलपमेंट हो जाए, तो एक तो कॉम्पिटेंस, दो ताकतें, दो स्ट्रेंथ बच्चा अचीव कर लेता है। एक तो कॉम्पिटेंस, समता, और बिलीफ, विश्वास करने लगता है खुद की एबिलिटीज में। किस चीज के लिए, टू हैंडल द टास्क सेट बिफोर इंडिविजुअल, कि आप उसको कोई भी टास्क दो, कोई भी काम दो, उसके अंदर ये एक तो वो अपनी क्षमता पर विश्वास करता है और एक अपनी योग्यता पर विश्वास करता है, और इसी विश्वास के सहारे वो उस काम को हैंडल कर लेगा जो भी काम उसके सामने रखा गया है। फिफ्थ जो स्टेज है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन या रोल कन्फ्लिक्ट, मतलब अपनी खुद की आइडेंटिटी और उसका क्या रोल है उसके बारे में द्वंद या उसके बारे में संदेह। 12 से 18 साल की एज में ये चलता है। तो इसमें देखिए क्या है, ड्यूरिंग एडोलसेंस चिल्ड्रन एक्सप्लोर देयर इंडिपेंडेंस एंड डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ। बच्चे जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्लोर करते हैं, उसको मतलब खोजते हैं, एंड डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ, और उनमें एक सेल्फ की भावना, मतलब खुद को जानने पहचानने वाली जो भावना है कि मैं क्या हूं, आत्म मतलब खुद, उसकी भावना उनके अंदर आने लगती है। दोज हु रिसीव प्रॉपर एनकरेजमेंट एंड रीइंफोर्समेंट, जो जिनको मतलब सही प्रॉपर एनकरेजमेंट मिलती है और रीइंफोर्समेंट मिलता है, यानी रीइंफोर्समेंट का मतलब पोषण या प्रबलन, ठीक है, थ्रू पर्सनल एक्सप्लोरेशन will emerge from this stage with a strong sense of self and a feeling of independence and control। और जब बच्चे ऐसा करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो उस चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उस एक्सप्लोरेशन में, उस टाइम पर, उस ढूंढने की प्रक्रिया में अगर वो सही सक्सेसफुल तरीके से चीजों को ढूंढ लेते हैं, उनको एनकरेजमेंट मिलती है और रीइंफोर्समेंट मिलती है, यानी पोषण मिलता है कि हाँ भाई आप करो इस चीज को, तो बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल, ये दो चीजें उसके अंदर डेवलप होंगी। क्या क्या, एक तो सेंस ऑफ सेल्फ और दूसरा फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल। कब, जब उसे सही एनकरेजमेंट और सही रीइंफोर्समेंट मिलेगी उसकी सेल्फ की एक्सप्लोरेशन में, खुद को पहचानने के बारे में जब उसे सही सही मतलब एनकरेजमेंट मिल जाएगी पेरेंट्स टीचर्स से, तो उसके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ और फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल आ जाएगा। दोज हु रिमेन अनश्योर ऑफ देयर बिलीव्स एंड डिजायर्स, और वो जो अनश्योर रहते हैं, मतलब पूरी तरह से उनको श्योरिटी ही नहीं है किस चीज के बारे में, अपने विश्वासों के बारे में, अपने जो बिलीव्स हैं, जो मत हैं, और जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, विल फील इनसिक्योर एंड कंफ्यूज्ड अबाउट देमसेल्व्स एंड द फ्यूचर। तो वो कंफ्यूज रहेंगे खुद के बारे में भी और अपने भविष्य के बारे में भी, यानी वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं हो पाएंगे। एरिक्सन मेंशन्ड दैट मेन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एडोलसेंट्स इज हु एम आई। जो एडोलसेंट होते हैं, जो
युवावस्था जो होती है, किशोरावस्था जो होती है, जो किशोर होते हैं, उनके अंदर मेन क्वेश्चन क्या रहता है कि मैं कौन हूं। ड्यूरिंग दिस स्टेज दे वांट टू फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इस अवस्था के अंदर जो किशोर हैं वो इसी चीज का उत्तर ढूंढने की वो कोशिश करते हैं। कंप्लीटिंग दिस स्टेज सक्सेसफुली लीड्स टू fidelity, which Erikson describes as an ability to live by society's standards and expectations। तो अगर ये स्टेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, अच्छे से पूरी हो जाए, तो उन बच्चों के अंदर एक फिडेलिटी की सेंस आ जाती है। फिडेलिटी को आप कह सकते हो कर्तव्य, कर्तव्य कैसे लिखा जाएगा, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है। ये रे में थोड़ा सा पजल हो गया था मैं कि कहां पे आएगा, ये त के ऊपर आएगा, कर्तव्य निष्ठा, क्या, फिडिलिटी। तो फिडिलिटी की सेंस जो है वो उनके अंदर आ जाती है, कर्तव्य निष्ठा उनके अंदर आ जाती है। और एरिक्सन इसको कैसे डिस्क्राइब करता है, एज एन एबिलिटी टू लिव बाय सोसाइटीज स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। और बच्चे के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो कैसे जीना स्टार्ट कर देता है, सोसाइटी के, समाज के जो स्टैंडर्ड हैं और जो समाज की एक्सपेक्टेशंस है, जो उम्मीदें हैं समाज की बच्चे से, उनके अकॉर्डिंग फिर वो जीना स्टार्ट कर देता है। अगली जो स्टेज है साइकोसोशल स्टेज नंबर 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी सघनता किसी के साथ, आइसोलेशन अकेलापन। 19 से 35 साल तक की एज है इसकी। तो इसमें क्या कहता है, 6th स्टेज है ये। This stage covers the period of early adulthood when people are exploring personal relationships। ये अर्ली अडल्टहुड की सिचुएशन होती है, जो अडल्टहुड मतलब जो बच्चे अडल्ट हो जाते हैं, जो वयस्क हो जाते हैं, तो उसकी अर्ली स्टेज है ये। जब लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स को, उनको मतलब खोजने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर भी क्या है क्या नहीं है। Erikson believed it was vital that people develop close, committed relationship with other people। कि ये बहुत ही वाइटल है, जरूरी है कि लोग जो हैं वो डेवलप करते हैं क्लोज रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप, यानी बहुत नजदीकी। और कमिटेड का मतलब लगा लीजिए कि भाई वो जो है उसको कमिटेड हैं, यानी उसको एक तरह से दिए गए, ठीक है। कमिटेड आप मानते ही होंगे यार, कमिटमेंट करना, जैसे वो कमिटेड रिलेशनशिप की यहां पर बात हो रही है। Those who are successful at this stage will form relationship that are committed and secure। जो इस अवस्था में सक्सेसफुल हो जाते हैं वो कमिटेड और सिक्योर रिलेशनशिप जो है वो बना लेते हैं, कि भाई कमिटेड है वो उसके प्रति कमिटमेंट किए हुए यार, मतलब लाइक दैट, और सुरक्षित। Erikson emphasized that each step builds on skill learned in positive steps। Erikson emphasized that each step builds on skills learned in previous steps। Each step builds on skill, ऐसे, ठीक है ना। मतलब एरिक्सन का क्या मानना था कि हर जो स्टेप है, ठीक है, वो बनाता है किसको, स्किल्स को, लर्न्ड इन प्रीवियस स्टेप्स। यहां इस स्टेप पर बच्चे ने जो कुछ सीखा था उसको, ये जो स्टेप है ये उसको एक तरह से बिल्डअप करेगा। फिर यहां जो कुछ सीखा, यहां जो कुछ भी सीखा वो यहां पर आकर बिल्डअप हो जाएगा, और यहां फिर जो कुछ सीखा वो यहां आकर बिल्डअप हो जाएगा। इस तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोग्रेस चलती रहती है। ही बिलीव्ड दैट ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी वाज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स। उसका क्या मानना था, इंटीमेट रिलेशनशिप्स के लिए, मतलब सघन रिलेशनशिप्स के लिए, इंटीमेट का मतलब होता है बिल्कुल मन का, तो वो जो रिलेशनशिप बनाने हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो जरूरी है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी बहुत ही जरूरी है इंटीमेट रिलेशंस बनाने के लिए। स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दोज हु
Those with a poor sense of self tend to have less committed relationships and are more likely to suffer emotional isolation, loneliness and depression. और ये स्टडीज ने दिखाया है कि जिनके अंदर सेल्फ की पुअर सेंस होती है, मतलब खुद को पूरी तरह से वो नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो किस चीज में मतलब चले जाते हैं, वो फील करते हैं, वो फेस करते हैं किस चीज को, या सफर करते हैं इमोशनल आइसोलेशन से, भावात्मक अकेलापन, लोनलीनेस भी वही होती है अकेलापन, एंड डिप्रेशन, और डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, जो स्ट्रेस के बाद की अवस्था आती है डिप्रेशन, उसके अंदर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट है पेज 65। सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस स्टेज रिजल्ट्स इन द विर्च्यू नोन एज लव। ये स्टेज अगर सक्सेसफुल तरीके से पूरी हो जाती है तो एक विर्च्यू निकल कर आता है जिसे लव कहते हैं। इट इज मार्क्ड बाय द एबिलिटी टू फॉर्म लास्टिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर पीपल। और इसकी क्या क्वालिटी होती है, क्या गुण होता है इसका, कि इसको चिन्हित किया गया किसके द्वारा, एबिलिटी टू फॉर्म लास्टिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, कि वो इंसान क्या कर पाएगा, लंबे चलने वाले मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स यानी जिनका कोई अर्थ निकले, ऐसे रिलेशनशिप्स दूसरे लोगों के साथ बनाकर वो इंसान चल पाएगा। तो साइकोलॉजिकल स्टेज नंबर 7, सॉरी साइकोसोशल स्टेज नंबर 7, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन यानी जननात्मकता, ठीक है, वर्सेस स्टैग्नेशन होता है स्थिरता, कि जो क्रिएटिवनेस होती है वो स्थिरता की जो बात है। ड्यूरिंग अडल्टहुड इंडिविजुअल कंटिन्यूज टू बिल्ड हिज लाइव्स फोकसिंग ऑन हिज कैरियर एंड फैमिली। अडल्टहुड में जो इंडिविजुअल है उसका फोकस कहाँ रहता है, वो अपने जीवन से क्या चाहता है कि वो फोकस करे अपने कैरियर पे और अपनी फैमिली पे। Those who are successful during this phase will feel that they are contributing to the world by being active in their home and community। और इस स्टेज में जो सही ढंग से मतलब अपने रोल को सही ढंग से निभा पाते हैं, वो ये महसूस करने लगते हैं कि वो जो हैं समाज में कुछ अपना योगदान दे रहे हैं, क्या करके, एक एक्टिव मेंबर बनके, किसमें, अपने घर में भी और कम्युनिटी में भी, समाज में भी, यानी अपनी एक्टिविटी द्वारा, अपने कामों द्वारा वो समाज में कुछ योगदान दे रहे हैं। दोज हु फेल टू अटेन दिस स्किल, और जो इस स्किल को अटेन करने में फेल हो जाते हैं, फील अनप्रोडक्टिव एंड अनइन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड। वो क्या महसूस करते हैं कि हम तो अनप्रोडक्टिव हैं, हमने समाज को कुछ नहीं दिया, और अनइन्वॉल्व्ड यानी हम समाज का हिस्सा नहीं बन पाए। केयर इज द विर्चुअल अचीव्ड, केयर इज द विर्च्यू अचीव्ड व्हेन दिस स्टेज इज हैंडल्ड सक्सेसफुली। जब ये स्टेज सही ढंग से हैंडल कर लेता है इंसान, तो इसमें एक विर्च्यू पैदा होता है जिसका नाम है केयर। बीइंग प्राउड ऑफ ओन अकम्प्लिशमेंट्स, अपनी खुद की जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं, जो कुछ उसने प्राप्त किया है, उपलब्धियां हैं, उनके ऊपर गर्व करते हुए। वॉचिंग ऑन चिल्ड्रन ग्रो इनटू अडल्ट्स, अपने खुद के बच्चों को अडल्ट के रूप में ग्रो होते देखना। एंड डेवलपिंग ए सेंस ऑफ यूनिटी विद वंस लाइफ पार्टनर आर इंपॉर्टेंट अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ दिस स्टेज। क्या क्या चीजें हैं जो उपलब्धियां हैं इस स्टेज की? इस स्टेज की उपलब्धियां हैं, एक तो अपनी खुद की अकम्प्लिशमेंट, फिर अपने बच्चों को बड़े होते देखना, फिर सेंस ऑफ यूनिटी लाइफ पार्टनर के साथ। ये सारी की सारी कुछ इंपॉर्टेंट अकम्प्लिशमेंट्स हैं इस अवस्था की। कौन सी अवस्था? 36 to 65 की 7th साइकोसोशल स्टेज होती है ये। अब ये है 8th साइकोसोशल स्टेज। ये क्या है? इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर अबव 65। 65 से लेके डेथ तक ये स्टेज चलती है, और इस स्टेज में क्या है? इंटीग्रिटी और डिस्पेयर।
इंटीग्रिटी होती है एक तरह से संपूर्णता, और डिस्पेयर मतलब दुख। दिस फेज occurs during old age and is focused on reflecting back on life. ओल्ड एज में होती है, और इसका मेन जो इसमें होता है काम, वो होता है कि इंसान अपने पास्ट के जीवन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, उसको देखता है। Those who are unsuccessful during this stage will feel that their life has been wasted and will experience many regrets. और इस काम में जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी जो अपनी पास्ट की लाइफ की अपनी अचीवमेंट्स वगैरह को नहीं देख पाते हैं, वो क्या महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनका जीवन तो वैसे ही बर्बाद चला गया, वेस्ट हो गया, और उनके अंदर बहुत सारे रिग्रेट्स आ जाते हैं, बहुत सारे दुख वो महसूस करते हैं। द इंडिविजुअल विल बी लेफ्ट विद फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड डिस्पेयर। वो इंडिविजुअल जो अनसक्सेसफुल रहता है इस स्टेज में, वो क्या हो जाता है, दैट फेलो इज लेफ्ट विद द फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड डिस्पेयर। कड़वाहट और डिस्पेयर मतलब उदासी की भावना उसके अंदर आ जाती है। दोज हु फील प्राउड ऑफ देयर अकम्प्लिशमेंट्स, और जो अपनी उपलब्धियों के लिए गर्वित होते हैं, विल फील ए सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। वो एक इंटीग्रिटी की, संपूर्णता की जो है भावना उनमें आ जाती है कि भाई हमारा जीवन जो है वो सफल हुआ, हम मतलब जो है जो भी कुछ लाइफ में कर सकते थे वो सब हमने कर लिया, तो उनमें संपूर्णता की भावना आ जाती है। सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस फेज मीन्स लुकिंग बैक विद फ्यू रिग्रेट्स। इस स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट करने से क्या अर्थ है कि पास्ट के जीवन में झांकना, कुछ रिग्रेट्स के साथ, कुछ रिग्रेट्स रह जाते हैं इंसान के कि भाई मैं ये नहीं कर पाया, एंड ए जनरल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, और एक जनरल फीलिंग होती है सेटिस्फैक्शन की कि चलो भाई मैं वो काम नहीं कर पाया तो मैंने दूसरा वो काम तो कर ही लिया था, तो इस तरह से उसके अंदर सेटिस्फैक्शन भी आ जाती है। दीज इंडिविजुअल विल अटेन विजडम इवन व्हेन कन्फ्रंटिंग डेथ। ये यहां पर जो है व्यक्तिगत जो इंसान है इस स्टेज के, वो विजडम को अटेन करते हैं, बुद्धिमता को अटेन करते हैं। कब? हालांकि वो ऐसे समय में इस बुद्धि को अटेन करते हैं जब वो मौत का जो है सामना कर रहे होते हैं, क्योंकि 65 के बाद तो अब डेथ जो है वो अप्रोचिंग ही हो जाती है। तो इस स्टेज के बारे में ये कुछ कहा गया है। अब ये है एरिक्सन की टेबल, जो साइकोसोशल स्टेज है उसकी डेवलपमेंट की टेबल है। यहाँ एज है, कॉन्फ्लिक्ट है और रेजोल्यूशन है। एज 0 to 1.5 और 1, बेसिक ट्रस्ट मिसट्रस्ट इसमें पैदा होती है, और जब इनका सही बैलेंस होता है तो होप निकल के आती है। फिर प्री चाइल्डहुड 1.5 साल से 1 से 1.5 साल से लेके 3 साल तक एटोनॉमी, स्वशासन और शेम एंड डाउट, और इसमें विल पावर जो है वो निकलकर सामने आती है जब इन दोनों का एक सही बैलेंस बनता है, एटोनॉमी का और शेम एंड डाउट का। अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल तक इनिशिएटिव गिल्ट, इसमें क्या रहता है, इनिशिएटिव रहता है और गिल्ट की भावना रहती है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इनिशिएटिव पहल करना, और गिल्ट मतलब गिल्ट आप समझते ही होंगे, जो ग्लानि की भावना होती है। तो जब दोनों का बैलेंस बनता है तो पर्पस निकल के सामने आता है। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 होता है, इसमें इंडस्ट्री, यहाँ इंडस्ट्री का अर्थ है परिश्रम, एंड इनफीरियोरिटी, अपने आप को इनफीरियर मान लेना, मतलब मेहनत करना, एक तो मेहनती बन जाए और एक अपने आप को इनफीरियर मानने लगे और वो मेहनत करना ही छोड़ दे कि भाई मैं तो जो है ना किसी लायक हूं ही नहीं। और जब दोनों का बैलेंस बनता है तो क्या निकल के आता है, कॉम्पिटेंस की फीलिंग इंसान के अंदर आती है। अडोलसेंस 13 से 19 साल, इसमें आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन, मतलब अपने आप को पहचानने की बात होती है, और रोल कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। और इस अवस्था में जब दोनों चीजें सही सही मिलती हैं तो फिडेलिटी जो है वो निकल के सामने आती है। अर्ली अडल्टहुड 20 से 35, ये जो है हमने ये थी 6th स्टेज। इसमें इंटीमेसी होती है और आइसोलेशन होता है, बहुत ही सघन जो है रिश्ते बनते हैं, या आइसोलेशन मतलब सेपरेट रहता है इंसान, अलगाववाद आ जाता है, और दोनों के बैलेंस से लव जो है वो निकल के आता है। अडल्टहुड जो 36 से 65 अभी की थी, जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन, और दोनों के मेल से केयर। ओल्ड एज जो 65 से डेथ तक होती है,
इंटीग्रिटी और डिस्पेयर, और दोनों के मेल से विजडम। तो ये जो है एरिक्सन की जो थियरी है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो आती है हमारी थियरी वो है मैच्योरेशन थियरी। चलिए मैच्योरेशन थियरी को भी देख लेते हैं। द मैच्योरेशन थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट वाज डेवलप्ड बिगिनिंग इन 1925 बाय आर्नोल्ड गैसल। आर्नोल्ड गैसल ने ये थियरी दी थी 1925 में, और ये क्या था, एक अमेरिकन एजुकेटर था, मेडिकल डॉक्टर था और साइकोलॉजिस्ट था। इसकी जो स्टडीज थी इन चाइल्ड साइकोलॉजी वर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू ओवरऑल डेवलपमेंट। जो थियरी थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है वो किस तरह होती है, यानी जो जैविक मतलब मैच्योरेशन आती है, इंसान जो परिपक्व हो जाता है जैविक रूप से, वो किस तरह होती है और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ उसको कैसे रिलेट किया जा सकता है। मतलब डेवलपमेंट तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, तो सारे डेवलपमेंट के जो आयाम हैं उनके साथ इस बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को किस तरह से रिलेट किया जा सकता है, ये इनकी थियरी थी। किनकी? आर्नल्ड गैसल की। गैसल asserted that the children go through similar stages, although each child may move through these stages at their own rate. उनका ये मानना था कि हर बच्चा जो है ना हर स्टेज से होकर गुजरता है, लेकिन उसके अंदर से गुजरने का जो रेट है, जो स्पीड है, वो हर बच्चे की अपनी होती है। ये नहीं कि सभी मतलब एक जैसी स्पीड से उस स्टेज से गुजरते हैं, सभी अपनी अपनी स्पीड रखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इनके जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थे गैसल के, वो एक बार देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने दिया। Principle of development. Gessel believed that a child's growth and development is influenced by both their environment and heredity. बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को दो चीजें प्रभावित करती हैं गैसल के अकॉर्डिंग। पहला एनवायरमेंट और दूसरा हेरिडिटी, यानी वंशानुगत जो भी कुछ मिलता है बच्चे को, पेरेंट्स से जो कुछ मिलता है वो चीज, और वो कैसे माहौल में रहता है, ये दोनों ही चीजें ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत मतलब प्रभावित करती हैं। बट ही लार्जली इन्वेस्टिगेटेड द चिल्ड्रंस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने बहुत मोटे तौर से किस चीज को इन्वेस्टिगेट किया है? उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है जो बच्चे की फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल नहीं। वही तो मैं भी कहूं कि फिजियोलॉजिकल, हाँ फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसको इन्होंने स्टडी किया है। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है? जो शरीर से संबंधित है, यानी जो मैच्योरेशन आती है उसको इन्होंने स्टडी किया है, उस डेवलपमेंट को, मतलब बॉडी से संबंधित जो डेवलपमेंट होती है उस तरह से। ही कॉल्ड दिस प्रोसेस मैच्योरेशन, और इन्होंने इस फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टडी को क्या कहा है? मैच्योरेशन। ठीक है, तो व्हाट इज मैच्योरेशन? मैच्योरेशन अकॉर्डिंग टू गैसल, मैच्योरेशन क्या है? स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो गैसल के अकॉर्डिंग क्या है? मैच्योरेशन है। दैट इज, इसका अर्थ क्या है? द प्रोसेस बाय विच डेवलपमेंट इज गवर्न्ड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स, प्रिंसिपली द जीन्स। इसका क्या अर्थ है? जो मैच्योरेशन है इसका क्या अर्थ है कि वो प्रोसेस जिसमें डेवलपमेंट को गवर्न किया जाता है, यानी डेवलपमेंट किस तरह डेवलपमेंट होती है, ये भी आप कह सकते हो। तो ये चीज कौन गवर्न करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर्स, अंदरूनी जो फैक्टर हैं अंदर के, प्रिंसिपली द जीन्स हमारे अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। तो जो अंदरूनी फैक्टर्स है ना, प्रिंसिपली मेन रूप से वो गवर्न करते हैं डेवलपमेंट को। किसके अकॉर्डिंग? मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू गैसल, द रेट एट विच चिल्ड्रन डेवलप primarily depends on the growth of their nervous system, consisting of the complicated web nerve fibers, spinal cord and brain. गैसल के अकॉर्डिंग
जिस रेट से, जिस दर से बच्चे डेवलप करते हैं, वो किस पे डिपेंड करती है, वो दर किस चीज पे निर्धारित होती है, वो डिपेंड करती है ग्रोथ। किस चीज का ग्रोथ? नर्वस सिस्टम का ग्रोथ, जो कि किस चीज से मिलकर मिलकर बना है? कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ नर्व फाइबर्स। जो नर्व्स होती हैं हमारे अंदर, उनका एक कॉम्प्लिकेटेड फाइबर है, मतलब एक ताना बाना बना हुआ है शरीर के अंदर, और वो बहुत ही जटिल है। उस जटिल ताने बाने के अंदर जो डेवलपमेंट मतलब होती है, वो गवर्न करती है किस चीज को? इस रेट को, डेवलपमेंट के रेट को बच्चे के अंदर, कि नर्वस सिस्टम का जो ताना बाना है वो किस तरह से बच्चे में डेवलप हो रहा है, उसी हिसाब से जो है उसकी डेवलपमेंट का रेट होगा। दूसरा, स्पाइनल कोड किस तरह से डेवलप हो रही है, उस हिसाब से भी बच्चे की डेवलपमेंट होगी, और ब्रेन किस तरह से डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से भी बच्चे की डेवलपमेंट होगी। यानी डेवलपमेंट के अंदर नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कोड और ब्रेन, इन्होंने तीन चीजों को लिया है। एज द नर्वस सिस्टम ग्रोज, जैसे जैसे ये नर्वस सिस्टम हमारा ग्रो करता है, देयर माइंड्स डेवलप एंड देयर बिहेवियर्स चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे हमारा तंत्रिका तंत्र आप कह सकते हो, वो जैसे जैसे ग्रो करता है तो क्या होता है? दिमाग भी विकसित होता है, और जब दिमाग विकसित होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन। अब क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है वो देख लेते हैं, इनका क्या मत था। Gesell observed that maturation development always unfolds in fixed sequences. Fixed sequences हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैच्योरेशनल डेवलपमेंट वो हमेशा जो है खुलती है, होती है। An embryo's heart is always the first organ to develop. भ्रूण का जो हार्ट होता है वो सबसे पहले डेवलप होता है। Then the central nervous system, फिर central nervous system, the brain and spinal cord, followed by the peripheral organs. Peripheral organs जो बाहरी अंग हैं वो बाद में मतलब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हार्ट, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर पेरिफेरल ऑर्गन्स। आफ्टर बर्थ, फिर जन्म के बाद क्या होता है, ये तो है मतलब मां के गर्भ में कैसे डेवलपमेंट होती है। फिर बर्थ के बाद बेबीज फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर देयर लिप्स एंड टंग्स। सबसे पहला कंट्रोल किस पे होता है? लिप्स और टंग्स पे। देन देयर आईज मूवमेंट, देन देयर आई मूवमेंट्स, फिर उनकी आंखों का जो मूवमेंट होता है उसके ऊपर कंट्रोल होता है। फॉलोड बाय कंट्रोल ओवर देयर नेक, उसके बाद अपनी गर्दन पे कंट्रोल करते हैं, फिर शोल्डर्स पे, फिर आर्म्स पे, फिर हैंड्स पे, फिर फिंगर्स पे, फिर लेग्स एंड फीट। इस तरह से जो है ऊपर से मतलब ये डेवलपमेंट चलती है। देयर इज ए जेनेटिक शेफ्लोकैडवल heart to foot trend in both parental and prenatal and postnatal development। मतलब जन्म से पहले और बाद की जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है? शेफ्लोकैडवल। शेफ्लोकैडवल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो बच्चा है, जैसे यही बच्चा है, तो यहां से जो है डेवलपमेंट होती है इस तरह से, ये इस तरह डेवलपमेंट जो है चलती है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ये वो वाली नहीं होती जो दूसरी थी, इसके उलट जो दी थी थियरी, इस तरह से और इस तरह से जो सेंटर से चलती है वो नहीं है। ये क्लियर है? शेफ्लोकैडवल। अब ये जो पोस्चर्स हैं, ये पोस्चर्स दे रखे हैं बच्चे के, कि भाई पहले जो इन्फेंसी में होता है बच्चा इस तरह रहता है, फिर वो इस तरह से अपनी चिन को ऊपर करने लगता है, फिर चेस्ट ऊपर करने लगता है, फिर जो है वो बैठने लगता है अगर उसको सहारा दिया जाए, फिर अपने आप बैठने लगता है, फिर किसी चीज को पकड़ के खड़ा होने लगता है, फिर वो क्रॉल करता है मतलब घुटनों के बल चलता है, फिर उसको सहारा देके जो है, ये हाथ दिखाए हुए हैं, सहारा देके अगर कोई चलाए तो वो चलने लगता है, फिर अपने आप चलने लगता है, फिर अपने आप खड़ा होने लगता है, और फिर अपने आप जो है चलने लगता है। तो इस तरह से उन्होंने विकास की प्रक्रिया बताई है। आगे क्या कहा है इसमें? एज ए बेबी ग्रोज, जैसे जैसे एक बच्चा ग्रो करता है, एज ए बेबी ग्रोज दे लर्न टू सेट अप, वो बैठना सीख जाते हैं, स्टैंड खड़ा होना सीख जाते हैं, वॉक एंड रन, चलना और भागना सीख जाते हैं जैसे जैसे उनकी मतलब डेवलपमेंट होती जाती है।
These capacities develop in a specific order with the growth of the nervous system. एक specific order होता है, खास order होता है, उसी के अनुसार ये चीजें जो हैं डेवलप होती हैं नर्वस सिस्टम के ग्रोथ के साथ साथ एक स्पेसिफिक ऑर्डर में. इवन दो द रेट ऑफ डेवलपमेंट में वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, वेरी VARY, अलग अलग, मतलब हालांकि जो डेवलपमेंट का रेट है, जो दर है, वो अलग अलग हो सकती है बच्चों के बीच में. ये नहीं कि सभी की डेवलपमेंट एक समान होगी, वो अलग अलग भी हो सकती है दर. Gesell believed that individual differences in growth rates are a result of the internal genetic mechanism. अब गैसल का क्या मानना था? गैसल का मानना था कि जो ये रेट ऑफ डेवलपमेंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो वेरी करता है, वो किसकी वजह से वेरी करता है? वो करता है इंटरनल जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से, यानी जो अंदरूनी जेनेटिक मैकेनिज्म है इंसान का, उसकी वजह से ये रेट वेरी करता है. मैचुरेशनल थियरी स्टेट्स दैट व्हाइल द चाइल्ड्स सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट्स also play a role in their development, these socializing factors are most effective when they are harmonious with the inner maturational timetable. क्या है? उनका मानना था कि हालांकि जो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट है, जो बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है सामाजिक और जो कल्चरल, मतलब किस तरह के कल्चर में वो पलता बढ़ता है, वो जो चीजें हैं, हालांकि वो मैचुरेशनल थियरी में प्रभाव डालती हैं. किस चीज के ऊपर? डेवलपमेंट के ऊपर. लेकिन ये जो सोशलाइजिंग फैक्टर्स हैं, यानी सोशल और कल्चरल जो एनवायरनमेंट वाले जो फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, वो मोस्ट इफेक्टिव तरीके से तभी काम कर पाएंगी व्हेन दे आर हार्मोनियस विद द इनर मैचुरेशनल टाइम टेबल. जब वो सही तरीके से मिल जाएंगी अंदरूनी जो मैचुरेशन टाइम टेबल है, यानी बच्चे का जो जेनेटिक डेवलपमेंट है, जब उस जेनेटिक डेवलपमेंट के साथ ये सही तरीके से मिल जाएंगे, तभी ये सही सही काम कर सकती हैं. क्या? ये सोशलाइजिंग फोर्सेस जेनेटिक जो मैकेनिज्म है उसके साथ मिलके ही सही काम कर सकती हैं. रोल तो निभाती हैं, लेकिन जब तक उसके साथ सही हार्मोनियस जो होता है, वो होता है एक अच्छा तालमेल. तो जब तक सही तालमेल इनका सोशलाइजिंग फोर्सेस का नहीं बनेगा, किसके साथ? जेनेटिक मैकेनिज्म के साथ, तब तक ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी. He opposed efforts to teach children things ahead of their developmental schedule. उन्होंने किस चीज का अपोज किया, किस चीज का विरोध किया? कि बच्चों को उनका जो डेवलपमेंटल शेड्यूल है उससे आगे की चीजें नहीं सिखानी चाहिए. यानी उन्होंने ये माना कि भाई जैसे मान लीजिए बच्चा भी बैठने भी नहीं लगा है, और उसको बिठाने की बजाय या मतलब उसको सहारा देके बिठाने की बजाय या घुटनों के बल चलने देने की बजाय उसको सीधा हाथ उसके पकड़ के और चलाना स्टार्ट कर दें, तो ये कहता है कि वो जो एक स्टेज आपने स्किप की है उसका ये विरोध करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. asserting that once the nervous system had matured adequately, a child would begin mastering tasks such as sitting up, walking and talking from their own inner urges. इसी बात को मानते हुए वो क्या मानते थे, क्या मतलब धारणा थी उनकी, इस बात को मानते हुए नहीं, asserting that once, इस बात को मानते हुए, इस वाली बात को क्या बात थी? ये बात थी कि एक बार जब नर्वस सिस्टम मैच्योर हो जाएगा ढंग से, एडिक्वेटली, मतलब जैसा उस स्थिति को चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जब वो मैच्योरेशन सिस्टम जो है वो सही डेवलप हो जाएगा, तो चाइल्ड जो है वो अपने आप उन कामों के ऊपर जो उस स्टेज के अंदर होने चाहिए, उन कामों के ऊपर अपने आप ही मास्टरी हासिल करने लगेगा. जैसे कि सिटिंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है, ऑन देयर फ्रॉम देयर इनर अर्जेस, जो उसके अंदरूनी अर्जेस होंगी. जो अंदरूनी अर्जेस का मतलब लगा लीजिए कि एक तरह से अंदर से जो चीज उसे फोर्स करेगी, उस फोर्स के अकॉर्डिंग जो है बच्चा वो
अपने आप ही काम करना स्टार्ट कर देगा। आगे कहता है रेसिप्रोकल इंटरवीइंग, रेसिप्रोकल इंटरवीइंग। रेसिप्रोकल होता है पारस्परिक, एक दूसरे के उसमें, और इंटरवीविंग, इंटरवीविंग मतलब जैसे मान लीजिए 2 या 3 रस्सियां हैं, जैसे वो औरतें करती हैं ना, चोटी गूंथती हैं, प्लेट जो बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, इन तीनों को इंटरवोवन कर देती हैं वो, ठीक है। तो इंटरवीनिंग, आपस में गूंथ देना, रेसिप्रोकल पारस्परिक मतलब एक दूसरी चीज की एक दूसरे में गूंथ देना। Gesell created the term reciprocal intervening to describe the developmental process in which two opposite tendencies gradually reach an effective balance. Gesell ने ये जो वर्ड रेसिप्रोकल इंटरवीनिंग है, ये किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए क्रिएट किया? 2 ऑपोजिट टेंडेंसीज को जब एक इफेक्टिव बैलेंस पे जब वो पहुंच जाती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव 2 टेंडेंसीज बच्चे के अंदर हो और वो एक बैलेंस बना लें लाइफ में, तो वो इंटरवीन हो जाती हैं, एक दूसरे से गुथ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए चाइल्ड इज डेवलपिंग ए प्रेफरेंस फॉर हैंडेडनेस, जब बच्चा जो है हैंडेडनेस के लिए एक प्रेफरेंस डेवलप कर रहा होता है, ही और शी यूजेस फर्स्ट वन हैंड एंड देन द अदर एंड eventually ends up with a perfected pattern of hand use. क्या होता है, पहले बच्चा एक हाथ, जैसे दायां है तो दाएं हाथ का ज्यादा यूज करना सीखेगा, फिर बाएं हाथ का ज्यादा यूज करना सीखेगा, ठीक है। और उसके बाद जब दोनों का सीख लेगा तो लास्ट में दायां बायां ऑपोजिट हो गए, फिर क्या करेगा, इन दोनों को एक साथ यूज करना सीखेगा। और ये जो प्रक्रिया है, इसी को गैसल ने इंटरवीनिंग कहा है। सेल्फ रेगुलेशन, व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू गैसल? गैसल बिलीव्ड दैट इवन न्यूबॉर्न्स कुड रेगुलेट देयर ओन डेवलपमेंट। जो सेल्फ रेगुलेशन है, मतलब खुद ही उस चीज को रेगुलेट करना, बढ़ाना, तो गैसल क्या मानता था कि जब न्यूबॉर्न बेबीज हैं वो अपने डेवलपमेंट को खुद ही रेगुलेट कर सकती हैं, ठीक है, खुद ही उसको मतलब कंट्रोल कर सकती हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट बेबीज वर एबल टू डिटरमाइन देयर ओन शेड्यूल्स फॉर ईटिंग एंड स्लीपिंग। और उन्होंने ये चीज जो है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई है कि जो बेबीज हैं, अगर आप उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो भी क्या है, वो अपना ईटिंग और स्लीपिंग टाइम या जो शेड्यूल है उनका, वो शेड्यूल वो खुद ब खुद भी निर्धारित कर लेंगे। यानी जो सेल्फ रेगुलेशन है डेवलपमेंट की, उसके अंदर क्या कहता है गैसल कि अगर मतलब कोई बाहरी फोर्स बच्चे को हेल्प ना करे तो भी जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने डेवलपमेंट को खुद ही कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो थियरी है गैसल की, ये यहां पर हमने कंप्लीट कर ली, जो फिजियोलॉजिकल थियरी थी। अब पियाजे की थियरी आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कॉग्निटिव होता है जो बुद्धि से रिलेटेड है, जो माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। संज्ञानात्मक बोलते हैं इसको, वैसे संज्ञानात्मक, वैसे ये संज्ञा नहीं होता, संज्ञा होता है ना, संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक जो होती है वो ज्ञान से संबंधित जो थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो थियरी अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।